हेलो स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। बैक क्लास में हम लोग सेल स्टडी कर रहे थे, सेल का इंट्रोडक्शन। ओके, तो आप लोग घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज। तो कल के क्लास में हमने ये जाना था कि सेल क्या है, सेल का जो है डिस्कवरी का जो हिस्ट्री था, सेल में कब क्या क्या हुआ, और आखिर में हमने सेल थ्योरी देखा था। तुरंत हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। कल के क्लास में सेल हमने स्टार्ट किया था। सेल क्या होता है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कहने का मतलब यह है कि लाइफ, कहने का मतलब जितने भी लिविंग बीइंग्स इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, जो भी लिविंग बीइंग्स हैं, आपको पता है कि दुनिया में जितनी भी चीजें वो तो या तो लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, सबकी बॉडी किसकी बनी हुई है? सेल की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? सेल की बनी हुई है। सेल के बारे में हमने बात की कि सेल को डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने, जब वो कॉर्क के थिन स्लाइस को स्टडी कर रहे थे। सच में उन्होंने सेल वॉल देखा था, फिर एंटन वन लेवेनहॉक ने देखा, फिर एन ग्रू की बातें आई, फिर स्लेडन का, फिर स्वान का, फिर हमने सेल थ्योरी देखा लास्ट में। और सेल थ्योरी में क्या देखा आपने कि सेल थ्योरी कनेक्शन बताता है, रिलेशन बताता है सेल और ऑर्गेनिज्म के बीच का, यानी कि सेल और लिविंग बीइंग के बीच का रिलेशनशिप बताता है। कौन? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में जो पहला सेल थ्योरी था वो प्रपोज किया था जर्मनी के थे बोटनिस्ट और जूलॉजिस्ट स्लेडन और स्वान, जो कि हमने बैक क्लास में बात की। तो उन्होंने सेल थ्योरी प्रपोज किया। अभी की जो मॉडर्न सेल थ्योरी है उसमें मेनली 4 बातें हैं। सबसे पहली बात यह है कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनकी बॉडी जो बनी हुई है वो सेल्स और सेल्स के प्रोडक्ट की है। यानी कि हमारा जो बॉडी है या कोई भी लिविंग बीइंग का जो बॉडी है वो सेल और सेल के प्रोडक्ट का ही पार्ट है, प्रोडक्ट से ही बना हुआ है। सेकेंड बात यह थी कि कोई भी नया सेल जो अराइज होता है, आता है, वो पुराने सेल के डिवीजन से ही आता है। ये सेकेंड बात थी कि ऑल न्यू सेल अराइजेज फ्रॉम डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। एंड थर्ड बात ये था कि जितने भी लिविंग बीइंग है वो अपने जितने भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे हम लोग जो भी चीज परफॉर्म करते हैं वो किसकी मदद से करते हैं? अपने सेल की ही मदद से करते हैं। यानी कि सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑल लाइफ फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय द सेल्स ऑफ द लिविंग बॉडी। एंड लास्ट बात क्या थी? लास्ट बात ये थी कि जितने भी सेल्स हैं, भले वो सेल्स अलग अलग हैं, चाहे हमारे किडनी का सेल नेफ्रॉन हो या हमारे ब्रेन का सेल न्यूरॉन हो, कोई भी सेल है, सबका केमिकल कंपोजिशन क्या है? लगभग एक जैसा है। और सबका मेटाबॉलिक प्रोसेस भी क्या है? एक जैसा है। यानी सबके अंदर में वही केमिकल्स हैं। सबका सेल मेम्ब्रेन उसी चीज का बना हुआ है, सबके अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया है, सबके अंदर में न्यूक्लियस है। यानी कि सबका केमिकल कंपोजिशन लगभग एक जैसा है और सबका मेटाबॉलिक प्रोसेस भी लगभग क्या है? एक जैसा। यानी सबके अंदर होने वाले रिएक्शंस भी लगभग क्या है? एक जैसे। इतनी बातें हमने बैक क्लास में कर ली थी। अब हम आगे बढ़ेंगे, यहां से सेल से यहां से हम आगे बढ़ेंगे। और आगे जब हम बढ़ेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेल के टाइप्स। जो सेल होते हैं बाबू, सेल के टाइप्स की अगर आप बात करें तो सेल मेनली 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का? 2 टाइप्स का। तो सेल्स की अगर आप बात करो तो सेल्स हो गए आपके 2 टाइप्स के, प्रोकार्योटिक एंड सेकेंड इज यूकार्योटिक। प्रोकार्योटिक सेल्स एंड यूकार्योटिक सेल्स। ध्यान दीजिएगा, प्रोकार्योटिक सेल्स एंड यूकार्योटिक सेल्स। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोकार्योटिक सेल्स? प्रोकार्योटिक सेल्स मतलब ऐसा सेल जिसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। ध्यान सुनिएगा क्या मैं बोल रहा हूं। अभी आप न्यूक्लियस नहीं जानते हैं, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। क्लास 8 में आपने सेल पढ़ा होगा तो थोड़ा बहुत आप जानते ही होंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है। सेल के अंदर, सेल के सेंटर में एक स्फेरिकल सा स्ट्रक्चर होता है जो सेल को पूरी तरह से डायरेक्ट करता है। डायरेक्टर ऑफ द सेल कहा जाता है न्यूक्लियस को। तो जो प्रोकार्योटिक सेल होगा इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा, और जो यूकार्योटिक सेल होगा उसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। व्हाट डू यू मीन बाय वेल डिफाइंड? आपके मन में आ रहा होगा कि ये वेल डिफाइंड का मतलब क्या है। देखिए, वेल डिफाइंड का मतलब है कि जैसे मान लीजिए आप ऐसा समझिए कि एक घर है, एक स्टूडेंट का रूम है। स्टूडेंट के रूम में क्या होता है? एक रूम होता है, वही में उसका किचन भी होता है, उसी में उसका बेडरूम होता है, वही उसका स्टडी रूम होता है, सब चीज वही होता है। वेल डिफाइंड नहीं होता है कि हाँ ये किचन है और ये बेडरूम है और ये स्टडी रूम है। लेकिन उसी के जगह पे जब एक फैमिली का हाउस होता है, जब घर होता है जिसमें पूरी परिवार रहती है, तो किचन अलग होता है, सेपरेट होता है, वेल डिफाइंड होता है कि हाँ ये किचन है,
एक मान लो कि एक बच्चा है जो कहीं रूम लेके रहता है और वो बाजार से सब्जी लेके आया, या कोई सब्जी उसके यहाँ लेके आया, बोले कहाँ रख दे सब्जी, क्या बोला किचन में रख दो। भाई तेरे घर में किचन है कहाँ, जो किचन में रख दो, वेल डिफाइंड किचन है ही नहीं। बेड पे रख देगा वो भी किचन है, क्योंकि तेरा पूरा रूम ही तो किचन है भाई, वेल डिफाइंड नहीं ना है। तो प्रोकार्योटिक सेल में वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड का मतलब क्या, कोई मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियस के ऊपर में कोई मेम्ब्रेन नहीं है, समझ गए, कोई मेम्ब्रेन नहीं है। और यूकार्योटिक सेल में क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है, यानी न्यूक्लियस पूरी तरह से मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, एक क्या डबल लेयर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। हम लोग जब न्यूक्लियस पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल में, तो हम देखेंगे कि न्यूक्लियस के ऊपर में दो लेयर मेम्ब्रेन होता है। तो प्रोकार्योटिक सेल उन सेल्स को कहते हैं जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। कहने का मतलब कि इनके सेल्स का जो न्यूक्लियस है उसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं है। न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है, न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल, अब आप कहोगे सर ये जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। जेनेटिक मटेरियल ही वो है जो हमें अपने पेरेंट्स से मिला। देखिए आपने देखा वर्चाउ साहब ने कहा कि सेलुला ए सेलुला, इट मींस न्यू सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो नया सेल जो आएगा उसको पुराने सेल से मिलेगा ना कुछ, क्या मिलेगा, जेनेटिक मटेरियल मिलेगा। क्या मिलेगा, जेनेटिक मटेरियल मिलेगा। तो जेनेटिक मटेरियल कहां बंद होता है, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। तो जो प्रोकार्योटिक सेल होता है उसका जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही घूमते रहता है, उसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। आपको अगर ज्यादा अभी समझ में ना आ रहा तो जब न्यूक्लियस पढ़ेंगे तो आप समझ में आ जाएगा। आप बस इतना समझ लीजिए कि प्रोकार्योटिक सेल्स उसे कहा जाता है जिसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस and membrane bound organelles and membrane bound cell organelles, यानी कि इनके पास ना तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है ना ही मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स है। सेल ऑर्गेनेल्स की जैसे बात करते हैं हम, आप पढ़े होंगे, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्लास्टिड्स होता है, और भी बहुत सारी चीजें, गोल्गी बॉडी होता है ज्यादा। हाँ, जब हम देखेंगे सेल स्ट्रक्चर में तो ये सब इसके पास नहीं होता है। यानी कि सेल के अंदर में जो ऑर्गेनेल्स होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं वो इनके पास नहीं, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होता है। तो प्रोकार्योटिक सेल के बारे में बस आप नहीं अभी आ रहा तो अभी कुछ देर के लिए याद कर लीजिए, एक दो लेक्चर के लिए, एक दो लेक्चर क्या, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहां आ जाएंगे। तो यहां याद रखिएगा कि प्रोकार्योटिक सेल वो है जिसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, और दूसरा चीज ये है कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं है। और जिनके पास है वो यूकार्योटिक सेल है, जिनके पास है वो, यहां हम लिख देंगे क्या, सेम यही बात कि हैव मेम्ब्रेन बाउंड, हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, यानी इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी होगा और वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनेल्स भी होगा। समझ गए बाबू। तो यही दो बात है, यही दो टाइप्स हैं, प्रोकार्योटिक सेल और यूकार्योटिक सेल। अब देखिए, जिनके पास प्रोकार्योटिक सेल होगा वो कहलाएंगे प्रोकार्योट्स। ध्यान सुनिएगा, नोट में लिखा हुआ है सारी बातें, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जिनके पास प्रोकार्योटिक सेल होगा, यानी जिनकी लिविंग बॉडी जो भी है वो सेल की बनी हुई है, तो जिसकी बॉडी में कौन सा सेल होगा, प्रोकार्योटिक सेल होगा, वो कहलाएंगे प्रोकार्योट्स। और जिनके पास यूकार्योटिक सेल होगा कहलाएंगे यूकार्योट्स। सिंपल। प्रोकार्योटिक सेल है तो प्रोकार्योट्स, यूकार्योटिक सेल है तो यूकार्योट्स। समझ में आ गया। ओके, तो प्रोकार्योट्स एंड यूकार्योट्स दो तरह के ऑर्गेनिज्म हो गए। अब देख लीजिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन हुआ ना सेल के बेसिस पर, दो तरह के, प्रोकार्योट्स एंड यूकार्योट्स। प्रोकार्योट्स कौन हुए, जिनके बॉडी में प्रोकार्योटिक सेल है। यूकार्योट्स कौन हुए, जिनके बॉडी में यूकार्योटिक सेल है। प्रोकार्योटिक सेल क्या होता है, जिसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं है। यूकार्योटिक सेल कौन होता है, जिसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। सिंपल। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक बात और, प्रोकार्योटिक सेल वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, यानी कि जो प्रोकार्योट्स हैं वो सब यूनिसेलुलर हैं, सब के सब यूनिसेलुलर हैं। अब आप कहेंगे सर ये यूनिसेलुलर क्या होता है भाई। यूनिसेलुलर मींस एक सेल वाले, यूनिसेलुलर मींस एक सेल वाले, यानी कि जितने भी प्रोकार्योट्स हैं
यानी कि जितने भी प्रोकार्योटिक सेल वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी में ले दे के एक ही सेल है। क्या है? एक ही सेल है, यानी कि वो मल्टी सेलुलर नहीं है, यानी उनका पूरे बॉडी में उनका बॉडी एक ही सेल का बना हुआ है, उसमें कोई और सेल नहीं है। और जो यूकार्योटिक सेल है वो यूनिसेलुलर भी है और मल्टी सेलुलर भी है, यानी कि यूकार्योट्स यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। अगर आपको नहीं आ रहा तो इसी लेक्चर में आगे हम लोग यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर पे बात करने वाले हैं। यूनिसेलुलर वो होता है जिनके बॉडी में एक ही सेल हो, मल्टी सेलुलर होता है जिनके बॉडी में एक से ज्यादा सेल हो। तो सारे के सारे प्रोकार्योट्स यूनिसेलुलर, सारे के सारे यूकार्योट्स मल्टी सेलुलर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब प्रोकार्योटिक सेल और यूकार्योटिक सेल के बीच में डिफरेंस की अगर हम बात करें तो डिफरेंस में आप देखिए सीट में नोट में आपका लिखा हुआ है। तो डिफरेंस की अगर बात करें तो जो बात करें तो प्रोकार्योटिक सेल हम कुछ बात बोलेंगे और यूकार्योटिक सेल आप नोट में देखिए। प्रोकार्योटिक सेल में सबसे पहली बात लिखी हुई है कि दे आर स्मॉलर इन साइज, यानी प्रोकार्योटिक सेल जो होते हैं वो सेल में साइज में क्या होते हैं? छोटे होते हैं। यानी यूकार्योटिक सेल साइज में बड़ा होता है, प्रोकार्योटिक सेल साइज में छोटा होता है। पहला डिफरेंस हो गया कि प्रोकार्योटिक सेल बड़े होंगे, यूकार्योटिक सेल छोटे होंगे। दूसरा, इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, इसके पास नहीं होगा। इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा, प्रोकार्योटिक सेल के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा, यूकार्योटिक सेल के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। थर्ड बात, इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होंगी, इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होंगी। थर्ड पॉइंट देखिए लिखा हुआ है कि हैव मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, इसमें डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, इसमें हैव मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, इसके न्यूक्लियस में न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है। आप अभी याद कर लीजिए, न्यूक्लियस जब हम पढ़ेंगे तो वहां समझ में आ जाएगा। तो इसके पास न्यूक्लियोलस नहीं होगा, इसके पास न्यूक्लियोलस होगा। और इसकी अगर बात करें तो अब देखिए, कोई भी नया सेल तो पुराने सेल से ही आता है, तो प्रोकार्योटिक सेल भी जो नया आएगा वो पुराने प्रोकार्योटिक सेल से ही आएगा। तो ये जो सेल है यानी प्रोकार्योटिक सेल वाले हैं, वो जब एक सेल से दूसरा सेल बढ़ना होता है तो इसके पास दो मेथड है, या तो ये अलग होगा या तो ये फिशन से होगा। फिशन करने का मतलब जो पुराना सेल है वो बट जाएगा दो सेल में डायरेक्ट, तो या तो फिशन से होगा या बडिंग से होगा। नहीं भी आ रहा है तो नोट में देख लीजिए, उसको कुछ दिन के लिए याद रख सकते हो, वैसे आप क्विट भी कर सकते हैं इन सब चीजों को। तो इनका जो नया सेल आता है धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो ये इनका जो नया सेल आता है या तो फिशन से या बडिंग से। फिशन में क्या होता है ना कि जो एक सेल होता है ना वो बट जाता है दो सेल में, सिंपल, ये हो गया फिशन। जब ये एक साइज पे पहुंच जाता है तो ये बट के दो बन जाता है, इसको कहते हैं फिशन। अब बडिंग में क्या होगा कि ये मान लो एक सेल है तो इसमें से क्या होगा, यहां से बड निकलेगा और ये बड फिर इससे डिटैच होके और ये दुगो बन जाएगा। यानी कि पहले बड निकलेगा, एक छोटा सा निकलेगा और फिर वो टूट जाएगा, इसको बडिंग कहते हैं। तो या तो ये फिशन से डिवाइड करता है या बडिंग से। और उसकी बात करें यूकार्योटिक सेल की बात करें तो वो माइटोसिस और मियोसिस जो कि सेल डिवीजन का टाइप है, उस पर आगे हम लोग देखेंगे माइटोसिस मियोसिस। इसके पास सिंगल क्रोमोजोम होता है, एक ही क्रोमोजोम होता है, इसके पास एक से ज्यादा क्रोमोजोम होता है। तो ये 6 डिफरेंस है जो कि आपके नोट में लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा, शायद समझ में आ गया होगा। तो प्रोकार्योटिक सेल और यूकार्योटिक सेल शायद आपको समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिएगा, यानी तो जो व्हाट्सएप मैसेज जो भी होगा जैसे करके आप प्रॉब्लम दूर कीजिएगा। ओके, आगे बढ़ जाएं, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद टाइप्स के बाद हमें देखना है सेल का शेप और साइज। क्या देखना है? सेल का शेप और साइज। अब हमारे बॉडी में इतने सारे सेल हैं या इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, सबकी बॉडी में सेल हैं, तो एक ही जैसे तो सारे नहीं होते होंगे, शेप साइज अलग अलग होता है। तो हम वही देखेंगे कि सेल के शेप और साइज। यानी कि अब हमारा हेडिंग है, करंट हेडिंग हमारा होगा शेप एंड साइज ऑफ सेल्स। शेप एंड साइज ऑफ सेल्स यानी सेल्स का शेप और साइज, सेल्स का शेप और साइज। ओके ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सेल का शेप और साइज देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए कि सेल जो है वो लिविंग बॉडी का स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट भी है। यानी कि बॉडी बनाता भी सेल है, बॉडी बनता भी सेल से है और बॉडी के सारे फंक्शन भी सेल से ही परफॉर्म होता है। तो शेप साइज की अगर हम बात करें तो देखिए, कोई भी सेल का जो शेप और साइज होता है वो डिपेंड करता है उस सेल के फंक्शन पर। किसी भी सेल का जो शेप और साइज है वो डिपेंड करता है किस पर? उसके फंक्शन पर। जैसा उसका फंक्शन होगा वैसा ही उसका शेप और साइज होगा। यानी द शेप एंड साइज ऑफ अ सेल डिपेंड्स ऑन इट्स फंक्शन। किस पर डिपेंड करेगा? उसके फंक्शन पे डिपेंड करेगा।
ठीक है। और ये बात याद रखिएगा, इतने सारे सेल्स हैं, अलग अलग सेल का शेप और साइज क्या होता है, अलग अलग होता है। और किसी भी एक पार्टिकुलर सेल का जो शेप और साइज होता है वो डिपेंड करता है उसके फंक्शन पर। जैसा उसका फंक्शन होगा उसी के हिसाब से उसका शेप एंड साइज होगा। एक मिनट के लिए सोच के देखिए, हम एग्जांपल लेते हैं अपनी बॉडी का। हमारी बॉडी में इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना न्यूरॉन का काम है। न्यूरॉन, नर्व सेल जिसे आप कहते हैं, तो वो क्या है, वो देखिएगा वायर लाइक है। अब देखिएगा न्यूरॉन का जब हम लोग देखेंगे आगे, तो न्यूरॉन में देखिएगा एकदम वायर लाइक है। सेल बॉडी है, फिर उसके बाद वायर लाइक है, एक्सॉन लंबा सा वायर लाइक है। क्यों? क्योंकि मैसेजेस ले जानी है ना, तो वायर लाइक है। ऐसा सिर्फ क्यों है? क्योंकि उसका फंक्शन ऐसा है, उसको इंफॉर्मेशन ले जाना है। उसके जगह पे अगर आप आरबीसी को देखिएगा, आरबीसी जानते हैं आप, रेड ब्लड सेल हमारे ब्लड में पाया जाता है, वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह। तो आरबीसी का शेप देखिएगा आप, तो बाई कनकेव होता है, यानी कि वो किनारे पर मोटा होता है और बीच में पतला होता है, एकदम चपटा। आप समझ लीजिए कि एक पाव रोटी ले लीजिए, उसको बीच से दबा दीजिए, वैसा ही शेप, यानी कि किनारे पर मोटा और बीच में पतला, बाई कनकेव। जानते हैं वो ऐसा शेप क्यों है? जिससे कि क्योंकि जब ब्लड गुजरता है तो उसकी पतली पतली नलियों से होकर उसे गुजरना पड़ता है। तो जो चीज बीच में पतला होगा और साइड में मोटा होगा, उसका बेंडिंग क्या होगा, इजी हो जाएगा। आप सोच के देखिए, कोई चीज बीच में मोटा है और किनारे पर पतला है, उसको मोड़ना आसान है कि कठिन है? कठिन है। और कोई चीज बीच में पतला है, किनारे पर मोटा है, मोड़ना आसान है, कठिन है? आसान है। तो हमारा आरबीसी का वैसा शेप क्यों है? क्योंकि उसका फंक्शन वैसा है ना। समझ गए ना बात? तो किसी भी सेल का जो शेप और साइज होता है वो मेनली डिपेंड करता है किस पर? उसके फंक्शन पर। ओके, ठीक। तो शेप एंड साइज ऑफ अ सेल डिपेंड्स ऑन इट्स फंक्शन। किस पे डिपेंड करता है? उसके फंक्शन पर। ये लाइन याद रखने की बात है। अच्छा, ये भी देखा गया कि अगर अलग अलग ऑर्गेनिज्म का सेल जो सेम काम करता है, उसका शेप साइज भी लगभग लगभग सेम होता है। क्या बोला मैंने? ध्यान सुनिएगा। मैंने ये बोला कि आप अपन हमारे बॉडी का ले लीजिए, हमारे बॉडी का, ह्यूमन की बॉडी का ले लीजिए, लीवर का सेल। हमारे लीवर का सेल क्या कर रहा है? जो हमारे बॉडी में हमारा लीवर कर रहा है, चूहा के बॉडी में भी लीवर वही काम करता होगा, उसका लीवर उसके बॉडी में वो काम करता होगा, हमारा लीवर हमारे बॉडी में वो काम करता है। तो आप देखेंगे कि हमारे बॉडी के लीवर सेल और चूहा के बॉडी के लीवर का सेल लगभग लगभग एक जैसा है। हमारे बॉडी के लीवर सेल का शेप साइज लगभग लगभग सिमिलर है किसके साथ? रैट की बॉडी के शेप साइज का, लीवर सेल के शेप साइज का। मतलब क्या है कि फंक्शन सेम है दोनों जगह, तो शेप साइज भी क्या है? सेम है। ऐसे समझ में? तो यानी कि मतलब ये देखा गया कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का सेल, जो कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, अलग अलग होना चाहिए, लेकिन चूंकि अगर फंक्शन सेम है तो उसका शेप साइज भी सेम है। यानी ये बात इस बात पे मुहर लगा देता है कि शेप साइज किस पे डिपेंड करता है? उसके फंक्शन पर। समझ में आया? पक्का? ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो नोट्स में पॉइंट्स है वो मैं पढ़ देता हूं। सबसे पहला पॉइंट है, शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट सेल्स आर डिफरेंट। बिल्कुल अलग अलग सेल का शेप साइज अलग अलग होता है। द शेप एंड साइज ऑफ सेल डिपेंड ऑन द फंक्शन परफॉर्म बाय दैट सेल। यानी किसी भी सेल का जो शेप साइज होता है उसके सेल द्वारा परफॉर्म फंक्शन पे डिपेंड करता है। ओके। थर्ड बात है कि सेल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म व्हिच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन इन देयर बॉडी हैव नियरली सेम शेप एंड साइज। यानी कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बॉडी का सेल जिसका अपनी अपनी बॉडी में सेम काम है, अगर यहाँ जो काम है वही वहां भी काम है, तो दोनों में शेप साइज में लगभग लगभग क्या है? एक जैसा। जैसे कि हमारे बॉडी का और रैट की बॉडी के, दोनों के बॉडी का देखोगे तो दोनों के लीवर सेल लगभग लगभग क्या है? एक जैसे। समझ में आ गया? इसके बाद है, देखिए, सेल जो होता है उसका जनरली एक डिफिनिट शेप होता है। डिफिनिट शेप यानी एक फिक्स्ड शेप होता है कि हाँ ये शेप है। जैसे आरबीसी का बाइकनकेव फिक्स है, न्यूरॉन का वो लंबा सा नारियल के पेड़ जैसा होता है। हाँ, न्यूरॉन को देखिएगा नारियल के पेड़ जैसा होता है, तो वो फिक्स शेप है। तो जनरली जो सेल्स होते हैं उसका शेप क्या होता है? फिक्स होता है। शेप एकदम फिक्स है, वो बदलता नहीं है। लेकिन कुछ सेल ऐसे भी हैं जिनका शेप फिक्स नहीं होता है, वेरिएबल होता है। और वेरिएबल में सबसे अच्छा एग्जांपल अमीबा। अमीबा का शेप साइज क्या होता है? कोई फिक्स शेप साइज नहीं, कैसे भी घस दो और ऐसे बीच में दो, ये अमीबा है बाबू। कैसे भी कर दो, ये भी अमीबा है, ये भी अमीबा है, सब अमीबा है। से अमीबा कोई फिक्स शेप नहीं है, तो क्या भाई वेरिएबल शेप वाला हो गया। और अगली बात करें हमारी भी बॉडी में, हमारे बॉडी की जो WBC है, हमारा व्हाइट ब्लड सेल्स जो इम्यून सिस्टम बनाता है हमारा, उसका भी शेप क्या है? वेरिएबल शेप। तो
कुछ मोस्ट ऑफ द सेल्स के शेप जो होते हैं वो डिफिनिट होते हैं, फिक्स होते हैं, बदलते नहीं हैं। लेकिन कुछ सेल्स ऐसे हैं जिनका डिफिनिट शेप नहीं होता, लाइक अमीबा, डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। कहीं ल्यूकोसाइट्स पढ़ लो तो घबरा मत जाना, समझ गए। तो जनरली सेल्स हैव a definite shape but some cells may not have any definite shape, that is their shape changes regularly, यानी कि उनका शेप रेगुलरली चेंज करता है, जैसे कि डब्ल्यूबीसी, अमीबा। और अगर फिक्स शेप वाले में देखें तो फिक्स शेप वाले में आप किसकी बात करेंगे? आरबीसी की बात करेंगे, न्यूरॉन की बात करेंगे, नेफ्रॉन की बात करेंगे। ये सब जितने भी सेल्स हैं, बाकी जितने भी सेल्स हैं, सब क्या होते हैं? डिफिनिट ही होते हैं, डिफिनिट शेप वाले ही होते हैं। अगर आप साइज की बात करें तो अगर आप देखें कि जो लार्जेस्ट नॉन सेल है, सबसे पहले स्मॉलेस्ट देखते हैं। स्मॉलेस्ट नॉन सेल यानी कि सबसे छोटा सेल जो आज तक हमें पता है वो है माइकोप्लाज्मा। क्या है? माइकोप्लाज्मा। ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये हमारे बॉडी में न्यूमोनिया कॉज करता है। न्यूमोनिया जानते हैं, बच्चों में होता है। अभी भी जो कोरोना वायरस फैला हुआ है उसमें भी न्यूमोनिया हो जाता है लोगों को, समझ गए ना। तो न्यूमोनिया में होता क्या, हमारे लंग्स में फ्लूइड भर जाता है, हमारा सांस लेना बंद हो जाता है और सीवियर कंडीशन में आप मर भी सकते हैं उससे। तो यही माइकोप्लाज्मा जो है वो कॉज करता है निमोनिया। और ये स्मॉलेस्ट नॉन सेल है, यानी कि आज तक की दुनिया में जो सबसे छोटा सेल हमें पता चला वो माइकोप्लाज्मा का ही सेल है। और लार्जेस्ट नॉन सेल की अगर हम बात करें, जो सबसे बड़ा सेल जो हमें पता है, लार्जेस्ट नॉन सेल, तो इसकी बात करने से पहले आपके दिमाग में मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आपने कभी सेल देखा है? आप कहेंगे यस सर, माइक्रोस्कोप मिल जाए देख लेंगे। बिना माइक्रोस्कोप का भी आप सेल देख सकते हैं। जितने भी एग हैं, एग बाजार में बिकता है ना, एग ट्रे में रखा रहता है, मुर्गी का अंडा वाला, सब सेल ही है, सब एक सेल ही है। तो यानी कि आप सबने सेल देखा है। और आप बताइए लार्जेस्ट सेल क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिच का अंडा। उससे बड़ा अंडा किसी का होता ही नहीं। तो लार्जेस्ट नॉन सेल क्या होगा? ऑस्ट्रिच एग। तो कोई आपसे पूछे स्मॉलेस्ट सेल तो क्या कहेंगे? माइकोप्लाज्मा। और लार्जेस्ट सेल कहे तो क्या कहोगे? ऑस्ट्रिच एग। और कोई कहे कि नेकेड आई से सेल दिखता है कि नहीं दिखता? आप बोलेंगे बिल्कुल दिखता है, इतने सारे एग्स तो दिखते हैं, तो दिखता है ना। चलिए ठीक है, तो ये तो हो गया ओवरऑल में हमारे बॉडी का स्मॉलेस्ट ह्यूमन बॉडी सेल, स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल। अगर हमारे बॉडी का सबसे छोटा सेल आप देखोगे बाबू तो वो है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। आरबीसी रेड ब्लड सेल, या इसे हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, रेड ब्लड सेल या इरिथ्रोसाइट्स, समझ गए। और हमारे बॉडी का जो लार्जेस्ट ह्यूमन सेल है, लार्जेस्ट ह्यूमन सेल, हमारे बॉडी का सबसे बड़ा सेल क्या है? हमारा न्यूरॉन। न्यूरॉन जिसे आप नर्व सेल भी कहते हैं, नर्व सेल। हमारा जो नर्व सेल है वो हमारे बॉडी का सबसे बड़ा सेल है। तो ये साइज के मामले में हो गया, सबसे छोटा सेल माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ा सेल ऑस्ट्रिच एग, सबसे छोटा ह्यूमन सेल आरबीसी, और सबसे बड़ा हमारे बॉडी का सेल न्यूरॉन या नर्व सेल। ओके, वेरी गुड। तो ये हो गया शेप साइज की बात। तो शेप साइज में हमने देखा कि शेप साइज मेनली डिपेंड करता है फंक्शन पर। ये भी देखा गया कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के वैसे सेल जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो शेप साइज में क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं। जैसे हमारी और बॉडी और चूहे के बॉडी का लिवर सेल लगभग एक जैसा होता है। जनरली शेप जो होता है वो डिफिनिट होता है, लेकिन कुछ सेल ऐसे भी हैं जिसका डिफिनिट शेप नहीं होता है। जैसे डिफिनिट शेप नहीं वाले में था कौन कौन? ल्यूकोसाइट्स था, या डब्ल्यूबीसी था, अमीबा था, ये सब था। फिर हमने देखा कि जो साइज की बात करें तो सबसे छोटा सेल जो है वो माइकोप्लाज्मा है, सबसे बड़ा सेल ऑस्ट्रिच एग है, सबसे छोटा ह्यूमन सेल रेड ब्लड सेल या एरिथ्रोसाइट्स है, और सबसे बड़ा ह्यूमन सेल न्यूरॉन या नर्व सेल है। ओके, तो ये था शेप साइज की बात। मेन बात इसमें ये याद रखने की है कि जो शेप साइज है वो डिपेंड करता है किस पर? फंक्शन पर। किस पे डिपेंड करता है? फंक्शन पर। ओके, ठीक है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं और हम देखते हैं सेल नंबर। सेल नंबर क्या मतलब है सेल नंबर का? अब हमारा हेडिंग है सेल नंबर। नोट देखते चलिएगा सभी आदमी, और नोट अपलोडेड है, नोट अपलोड हो चुका है, देख लीजिएगा। सेल नंबर की बात करते हैं। अब देखिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म, अलग अलग शेप साइज का ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में। एक तरफ चींटी है, एक तरफ हाथी। हाथी के बॉडी का सेल बड़ा होगा या चींटी की बॉडी का? क्या हाथी आ रहा है ब्रेन में? दोनों का सेल लगभग लगभग एक ही शेप का होता है।
एक ही साइज का होता है। सेल का नंबर अधिक होता है हाथी में। एक बात बताओ कि मान लो कि मेरा मकान छोटा है और तुम्हारा मकान बड़ा है, तो क्या तुम्हारे मकान में बड़का बड़का ईंटा लगा होगा? मेरे मकान में छोटा छोटा ईंटा लगा होगा? नहीं। तुम्हारे मकान में, चूंकि तुम्हारा मकान बड़ा है, इसका मतलब तुम्हारे मकान में ईंट की संख्या अधिक होगी भाई। मेरे मकान छोटा है तो मेरे मकान में ईंट की संख्या कम होगी। नहीं, यानी सेल का जो साइज है वो लगभग लगभग सिमिलर है, सेल का नंबर अधिक है। नहीं, तो यानी अलग अलग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो सेल का नंबर होता है वो अलग अलग होता है। और जनरली जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बॉडी में सेल का नंबर कम होता है, और जो बड़े साइज के एनिमल होते हैं उनकी बॉडी में सेल का नंबर अधिक होता है। जैसे हाथी के बॉडी में बहुत ज्यादा सेल होगा, चूहे के बॉडी में कम सेल होगा। अरे आया होगा। तो ठीक है, तो देखिए नोट में इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। नोट में क्या लिखा हुआ है कि डिफरेंट ऑर्गेनिम्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स इन देयर बॉडीज। अलग अलग ऑर्गेनिम्स के बॉडीज में अलग अलग नंबर ऑफ सेल्स होता है। जनरली बिगर साइज एनिमल्स लाइक एलिफेंट हैज मोर नंबर ऑफ सेल देन स्मॉलर साइज एनिमल्स लाइक रैट। यानी कि जो बिगर साइज के एनिमल्स होंगे जैसे कि एलिफेंट, हाथी, उनके बॉडी में सेल्स का नंबर अधिक होगा एज कंपेयर टू स्मॉलर साइज एनिमल्स लाइक रैट। ओके, ठीक। सेल का शेप साइज लगभग एक ही जैसा होता है, साइज एक ही जैसा होता है। हाँ, अगर सेल नंबर के बेसिस पे देखा जाए तो दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। कुछ देर पहले हमने बात की यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। तो सेल नंबर के बेसिस पर इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको दो टाइप में बांटा जा सकता है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। अब देखिए दूसरी बार डिवीजन हो रहा है। पहली बार जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको आपने दो टाइप में बांटा था, सेल के टाइप के बेसिस पर, प्रोकार्योट्स एंड यूकार्योट्स। बांटा था ना अभी तुरंत, जिसके पास प्रोकार्योटिक सेल था प्रोकार्योट्स, जिसके पास यूकार्योटिक सेल था यूकार्योट्स। यहां पर हम फिर ऑर्गेनिज्म को बांट रहे हैं, किसके बेसिस पर? सेल नंबर के बेसिस पर। वहां किसके बेसिस पर? सेल टाइप के बेसिस पर। यहां किसके बेसिस पर? सेल नंबर के बेसिस पर। और सेल नंबर के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के? दो टाइप के, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन होंगे? जिनका बॉडी एक ही सेल का बना होगा, जिनके बॉडी में एक ही सेल होगा, लाइक अमीबा, पारामीशियम, यूग्लिना, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज, सारे यूनिसेलुलर हैं, सारे के सारे यूनिसेलुलर हैं, यानी उनकी बॉडी एक ही सेल की बनी हुई है। और वैसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में एक से ज्यादा सेल होगा क्या हो जाएंगे? मल्टी सेलुलर, लाइक ह्यूमन, एलिफेंट, डॉग, कैट, रैट, प्लांट्स, ये सब क्या हो गए? मल्टी सेलुलर। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसे कहेंगे? देखिए डिफाइन लिखा गया कि दोज ऑर्गेनिज्म हुज बॉडी कंटेन सिंगल सेल, those organisms whose body contain single cell are called unicellular organisms। इन्हें क्या कहा जाता है? unicellular organisms like amoeba, paramecium, euglena, all prokaryotes। जितने भी प्रोकार्योट्स हैं सब यूनिसेलुलर। अभी तुरंत हमने बात की कि जितने भी प्रोकार्योट्स हैं वो यूनिसेलुलर ही ना है, तो सारे के सारे प्रोकार्योट्स किसके एग्जांपल हो जाएंगे? यूनिसेलुलर के। और मल्टीसेलुलर क्या हुआ? those organisms whose bodies are made up of many cells, जिसके बॉडी में एक से बहुत ज्यादा सेल्स होगा वो क्या कहलाएंगे? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, लाइक डॉग, कैट, मंकी, ह्यूमन, एलिफेंट, एंट, ये सब जितना दिखता है आपको ना नेकेड ऐसे सब मल्टीसेलुलर है। नजर दौड़ा दो छत पे जाके, जितना ऑर्गेनिज्म दिखेगा सब मल्टीसेलुलर है। ओके, हाँ। अब देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होगा उनके बॉडी में तो ले दे के एक सेले हैं, तो उनके बॉडी के जितने भी फंक्शन होंगे वो कौन परफॉर्म करेगा? वही एक सेल परफॉर्म करेगा। यानी इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म all the functions are performed by the single cell of that organism। यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के जितने भी फंक्शन होंगे वो उसका वही एक सेल परफॉर्म कर देगा। आपको पता है ना कि सेल ही ना सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं बाबू। तो अब यूनिसेलुलर के पास एक को सेल है तो एक को सेल ना सारा काम करेगा। मान ले तेरे घर में एक ही रूम है तो एक ही रूम में ना तो सारा काम करेगा, खाना भी बनाएगा, खाएगा भी, पढ़ेगा भी, सोएगा भी, सब कुछ उसी रूम में करेगा ना बाबू। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास ले दे के एक को सेल है ना, तो एक को सेल है तो सारा काम उसी एक सेल में होगा ना। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के जितने भी फंक्शंस है वो इसी एक सेल में होता है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में चूंकि बहुत सारा सेल होता है तो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग सेल्स होता है। तेरे घर में एक ही नौकर हो तो उसी नौकर से ना सारा काम करवाओगे तुम, सब्जी भी भेजोगे, सब्जी लाने भी भेजोगे, झाड़ू भी लगवाओगे, सब कुछ उसी एक नौकर से करोगे, क्योंकि तुम्हारे घर में एक ही नौकर है ना। तो सारे काम तुम नहीं, तुम्हें लगने सर कुछ सर हम भी अपने से कर लेंगे, वो सब नहीं सोचना है। यहाँ ये समझो कि तुमने अपने घर में काम करने के लिए एक व्यक्ति को रखा तो वो व्यक्ति ही सारा काम करेगा ना। एक ही से व्यक्ति है तुम्हारे घर में, और तुम्हारे घर में अगर 10 व्यक्ति हो तो क्या करोगे?
काम का बंटवारा कर दोगे, अलग अलग काम अलग अलग व्यक्ति से करवाओगे। ठीक यही बात यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में होता है। यूनिसेलुलर के जितने भी फंक्शंस हैं वो वही एक सेल परफॉर्म करेगा, और मल्टीसेलुलर के अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग सेल्स होता है, अलग अलग सेल्स का ग्रुप होता है, जिससे कि टिश्यू आएगा यहां से। तो टिश्यू नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, उस पर नहीं जाना है। अब इसके बाद स्टार्ट होगा सेल का स्ट्रक्चर, यहां से स्टार्ट होगा सेल का स्ट्रक्चर, जो कि हम लोग नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे। इतना आपको क्लियर हो गया, यहां तक में इंट्रोडक्शन क्लियर है, यहां तक में हमने सारी बातें की की, सेल क्या है, सेल को क्यों स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट कहते हैं, सेल का पूरा हिस्ट्री, कौन कौन साइंटिस्ट ने मेन क्या क्या बातें बोली, सेल थ्योरी देखा। आज के क्लास में हमने देखा कि जो सेल होता है, सेल के टाइप कौन कौन से होते हैं, प्रोकार्योटिक, यूकार्योटिक, प्रोकार्योटिक को प्रोकार्योट्स, यूकार्योटिक वाले को यूकार्योट, उनके बीच का डिफरेंस, फिर हमने सेल का शेप साइज देखा, फिर फाइनली हमने सेल का नंबर देखा और यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर देखा। तो इतना तक का लेक्चर क्लियर हो गया हमारा। तो इतना तक को आप रिवाइज कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। नोट अपलोडेड है, लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन लिंक में, वहां से डाउनलोड कीजिए, या नहीं तो कमेंट वाले में नोट है, कमेंट वाले में है, वहां से ले लीजिए। नोट डाउनलोड कीजिए और पहले नोट लिख लीजिए, फिर लेक्चर देखिए, बेटर से तैयारी कीजिए, तैयारी करते चलिए, लॉकडाउन का फायदा उठाइए, समय है आपके पास, उसका फायदा उठाइए, नोट बना लीजिए, लेक्चर देखते चलिए, समझ में आ जाएगा। कुछ भी समझ में नहीं आए, थोड़ा सा भी डाउट हो, आपको पता है ना कि पढ़ते हैं आप एनसीए में, तब वो पता है कि डाउट पूछने में यहाँ कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा भी डाउट हो, जब पढ़ रहे आपको डाउट हो, एकदम मेरा नंबर है आपके पास, कॉल कर सकते हैं, यानी तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, या आप टेलीग्राम पे कीजिए, या जैसे करना है, मतलब कांटेक्ट करके डाउट को क्लियर कीजिए, समझिए। और जो ही ट्यूशन खुलेगी आप आएंगे क्लास करने, तो टेस्ट लेंगे हम जितना पढ़ाए रहेंगे उसका। तो ये बहाना नहीं चलेगा कि सर हम लेक्चर नहीं देख रहे थे। क्यों नहीं देख रहे थे? आपको देखना है और आपको करना है, और ध्यान से करना है। आप यही समझिए कि हम वही हैं, नहीं तो फिर तो जब क्लास आओगे तो पता ही है कि क्या होगा तुम्हारे साथ। ठीक है, तो खत्म करते हैं आज का क्लास। समझ में आया होगा आप लोग को। ओके, थैंक यू, सी यू सून, बाय बाय।